काफी सारे लोग टैटू बनवाने का चूज करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक्चुअली काम कैसे करता है? जैसे ये स्किन की कौन सी लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और ये परमानेंट कैसे बन जाता है भाई? आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि टैटू इंक टेक्निकली एक फॉरेन सब्सटेंस है। तो हम बात करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम इस पे कैसे रिएक्ट करता है और टैटू बनवाने के कुछ पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे टैटू लेजर रिमूवल के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो टैटूज कैसे काम करता है समझने के लिए पहले हम स्किन के कुछ की फैक्टर्स कवर करते आ जाओ। और यहाँ आप देख रहे हो मिड बैक के कैडावर का स्किन डिसेक्शन है और पहली लेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऊपर वाली लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन अगर मैं कट एज दिखाऊं तो दो लेयर्स दिखेंगी आपको जो पूरी स्किन बनाती हैं। ये डीपर, थिकर और लाइटर कलर वाली लेयर डर्मिस है और इस डर्मिस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये जो डार्कर, थिनर और जो नेकेड आई से पेपर जैसी दिख रही है ये एक्चुअल में एपिडर्मिस है। और ये पेपर थिन लगती है लेकिन बॉडी के कुछ एरियाज में 50 से ज्यादा सेल लेयर्स थिक हो सकती हैं। तो अगर हम एपिडर्मिस में जूम करें तो देखेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, स्पेसिफिकली स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम बहुत डरावना लग रहा है सुनने में, लेकिन स्ट्रैटिफाइड का मतलब है मल्टीपल सेल लेयर्स थिक और स्क्वेमस का मतलब फ्लैट होता है, क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर वाले सेल्स फ्लैट हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन एपिडर्मिस के बारे में कूल बात यह है कि नीचे वाले सेल्स माइटोटिकली एक्टिव होते हैं, यानी वो अपने आप को कॉपी करते हैं। तो जब एक सेल कॉपी होता है तो ये पहला वाला और ऊपर जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है जब तक सेल नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंच जाता है और आखिर में फ्लेक ऑफ हो जाता है। और ये फिर ऐसे ही चलता रहता है। और जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता ही रहता हूँ कि जो फ्लेकिंग सेल्स होते हैं वो घर की डस्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एपिडर्मिस में टैटू इंक डिपॉजिट करना अच्छा आइडिया नहीं होगा अगर तुम परमानेंट टैटू बनवाने वाले हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि एपिडर्मिस के टिश्यू के नेचर से हमने सीखा कि सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं, फिर टर्नओवर होते हैं और फ्लेक ऑफ हो जाते हैं। तो परमानेंट टैटू के लिए हमें अगले लेयर डर्मिस में जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे ये रहा डर्मिस। अब डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस से बिल्कुल ही अलग टिश्यू से बनी हुई है। ये डर्मिस जो है वो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अगर हम डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जूम करें तो थोड़े कम सेल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे और ये सेल्स जो होते हैं वो मतलब इन्हें फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं और सेल्स के बीच मैट्रिक्स में डिपॉजिट करते हैं और इसी चीज को डेंस कहा जाता है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इर्रेगुलर होते हैं, क्योंकि फाइबर्स हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। और ये कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोसाइट्स टैटू की स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टैटू नीडल इंक डिपॉजिट करते हुए कुछ इंक कोलेजन फाइबर्स में सस्पेंड हो जाता है और कुछ फाइब्रोसाइट्स के अंदर भी डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अगला क्या होता है? एक और चीज होती है जो टैटू के परमानेंट रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टैटू इंक डर्मिस में डिपॉजिट हो रहा होता है तो दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक, टैटू की जो इंक है वो फॉरेन सब्सटेंस है, और दूसरा, नीडल स्किन में 50 से 3000 टाइम्स पर मिनट पेनिट्रेट कर रही है, जो माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट कर रही है। समझ रहे हो? ये दोनों चीजें, फॉरेन इंक और माइक्रो ट्रॉमा, इन्फ्लेशन इंड्यूस करेंगे आपके शरीर के अंदर। और इन्फ्लेशन का एक की स्टेप है उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका वेसोडाइलेशन। तो ये वेसोडाइलेशन सर्टेन वाइट ब्लड सेल को ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में आने देता है और हम जिस व्हाइट ब्लड सेल पर फोकस करेंगे वो है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज फॉरेन सब्सटेंसेस और डेड सेल्यूलर डेब्री को एनगल्फ करते हैं और इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे अगर स्किन पे कट या इंजरी हो तो मैक्रोफेज डेड सेल्यूलर डेब्री, डेड कंपोनेंट वाले वायरस जो होते हैं, बैक्टीरिया, उनको एनगल्फ कर सकते हैं और एनगल्फ करने के बाद वो इन्हें डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। और कुछ केसेस में क्या होता है, कंपोनेंट्स रिसाइकल भी कर सकते हैं ये। लेकिन इस बड़े फॉरेन पार्टिकल टैटू इंक के साथ मैक्रोफेज इसे एनगल्फ तो कर सकते हैं लेकिन ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो स्ट्रेटजी ये है कि इंक को इस एरिया में कंटेन करो ताकि बॉडी के और एरियाज में ये फैल ना जाए। और ये फाइनल स्टेप हमें समझने में हेल्प करता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स टैटू के परमानेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। और काफी लोग जानते हैं कि टैटूज जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन
टाइम के साथ ये फेड भी हो सकते हैं बिल्कुल। तो टैटू के फेड होने में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? अच्छा, जब कोई पहली बार टैटू बनवाता है तो उसमें थोड़ी बहुत फेडिंग हो सकती है जब वो व्यक्ति हीलिंग प्रोसेस में होता है, क्योंकि वो इंक जो है वो सॉलिडिफाई हो रही है या स्किन का वो वाला एरिया उसको कंटेन कर रहा है। और आपने टैटू बनवाने के बाद के आफ्टर केयर के बारे में सुना होगा, थोड़ा देखभाल करना होता है। अगर हीलिंग प्रोसेस के टाइम पे किसी को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या फिर सनलाइट में वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो यूवी रिएक्शन हो जाता है, तो ये चीज आपकी बॉडी पे नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। तो टैटू बनवाना महंगा पड़ जाएगा। अच्छा चलो, किसी ने टैटू बनवाया, उसके बाद अच्छे से केयर करी और उनका बढ़िया सा टैटू भर के आया। ओवर टाइम अगर वो टैटू यूवी लाइट में ज्यादा एक्सपोज रहता है ना, तो यूवी लाइट जो है वो इंक पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर सकता है और टैटू की फेडिंग को स्पीड अप कर सकता है। लेकिन चाहे जितनी सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन अगर धूप में बैठोगे ना तो थोड़ा बहुत तो टैटू फेड होगा ही आपका। तो इस सिचुएशन में होता क्या है आखिर? याद रखोगे, हमने सीखा कि मैक्रोफेजेस, ये व्हाइट ब्लड सेल टैटू इंक को एनगल्फ करते हैं स्किन के उस एरिया में। लेकिन ये नहीं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमेशा जीते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल होता है और इवेंचुअली वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं। और शायद आपने बायोलॉजी की क्लास से याद रखा होगा कि एपोप्टोसिस को यूजुअली प्रोग्राम्ड सेल्यूलर डेथ कहते हैं। और जब ये सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो इंक रखते हैं, सेल्यूलर डेथ से गुजरते हैं तो वो इंक रिलीज करते हैं। लेकिन फिर एक नया मैक्रोफेजेस आता है और उस इंक को फिर से एंगल्फ करता है और उस एरिया में कंटेन करता है। जैसे एक रिलीज एनगल्फ साइकिल चलता रहता है जो टैटू को पूरे लाइफ टाइम में होता है, जो सोचा जाता है कि वो यही टैटू इंक सब नहीं जो डाइंग माइक्रोफेज से रिलीज होता है, नए माइक्रोफेज में एनगल्फ हो जाता है। वक्त के साथ टैटू इंक छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है और कुछ छोटे पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और फिर वो स्किन के उस एरिया से लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाया जाता है। और हमें पता है कि ऐसा तो होना ही है क्योंकि टैटू इंक जो है वो डिस्टेंट लिम्फ नोड्स में मिला है। लेकिन ये छोटे इंक पार्टिकल्स जो नए मैक्रोफेज में पूरी तरह एनगल्फ नहीं होते, ये एक्सप्लेन करता है और कंट्रीब्यूट करता है कि टैटूज वक्त के साथ फेड हो जाएंगे। आगे बात करते हैं टैटू बनवाने के पोटेंशियल रिस्क की, और हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डालेंगे: इन्फेक्शंस, रिएक्शंस और कुछ रैंडम चीजें। और आपको पता चलेगा कि रैंडम वंस क्यों हैं थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ सरप्राइजेस भी हैं। लेकिन शुरू करते हैं इन्फेक्शन से। आपको एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन तो हो ही सकता है टैटू बनवाने से। ये इन्फेक्शन उस स्किन एरिया में होता है जहां टैटू लगाया गया है, और इसके 2 कॉमन कॉजेज हैं दोस्तों। 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, स्टैफिलोकोकस ऑरियस जिसे हम स्टैफ इन्फेक्शन कहते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो एक स्ट्रेप इन्फेक्शन है। आपको सिस्टमैटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV भी पोटेंशियली टैटू से स्प्रेड हो सकता है। बिल्कुल मैं कहता हूँ पोटेंशियली, क्योंकि एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंटेड केस तो नहीं है जिसमें किसी को टैटू बनवाने से HIV हो गया हो। कुछ केसेस में हाँ जरूर लोगों को टैटू बनवाने से मंकी पॉक्स हुआ है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। ये तब होता है जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, हार्ट तक जाता है और हार्ट के इनसाइड लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है। अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग जो रेपुटेबल टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं उन्हें ये क्रेजी इन्फेक्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे मैंने हिंट दिया, मंकी पॉक्स बहुत ही रेयर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस टैटू से बहुत रेयरली होता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, मुझे कोई डॉक्यूमेंटेड केस नहीं पता जिसमें किसी को टैटू से HIV हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी, सी और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए एक रेपुटेबल टैटू आर्टिस्ट के पास हमको जाना चाहिए जो अच्छे टेक्निक यूज करता हो अपने इक्विपमेंट्स स्टरलाइज करने के लिए। कोई पागलपन नहीं करता हो जैसे नीडल और इक्विपमेंट रीयूज करता हो, जो नहीं करना चाहिए। और आफ्टर केयर भी बहुत ही जरूरी है, खास करके लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दोस्तों, क्योंकि इनका जो हाईएस्ट रिस्क आपको पता है क्या होता है? पहले 3 हफ्तों में जब आप टैटू बनवाते हैं तो पहले 3 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल होते हैं आपके लिए। और मुझे भाई साहब दोबारा बताने की आदत है, अच्छे से बता देता हूं। तो रेपुटेबल टैटू आर्टिस्ट और प्रॉपर आफ्टर केयर करनी है। अब दूसरे रिस्क कैटेगरी की बात करते हैं टैटू लेने की, और ये है रिएक्शंस। हम ज्यादातर हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, या जो लोग समझते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन क्या है। ये अक्सर मेटालिक सॉल्ट से रिलेटेड होते हैं जो टैटू पिगमेंट में होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट और निकेल। रेड इंक एग्जाम्पल के लिए ज्यादा कॉमन है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी होता है जो अभी मेंशन किया गया। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि ये हर किसी को नहीं पता कि उन्हें टैटू इंक के कुछ इंग्रेडिएंट से एलर्जी है जब तक वो टैटू ना ले ले, उसके बाद ही पता चलता है उनको। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ टैटू इंक्स बेची जाती हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने लेबल पे लिखे नहीं होते हैं। और ये फिर से रेपुटेबल टैटू आर्टिस्ट के पास जाना और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने की बात आती है। और आप कुछ रैंडम रिस्क की बात करते हैं दोस्तों टैटू लेने में, और मैं पहला वाला प्रीफेस कहना चाहता हूं कि ये बहुत लो रिस्क है, लेकिन मेंशन करना चाहूंगा कि इंटरेस्टिंग था।
अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें बर्निंग सेंसेशन हुआ और इवन इंटेंस पेन भी हुआ टैटूड स्किन एरिया जहां पे बनवाया था, जिसमें हैवी डिपॉजिट मेटालिक ऑक्साइड या आयरन या टाइटेनियम डिपॉजिट हो गया। फिर उन्होंने एमआरआई कराया। एमआरआई का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो एक स्कैनर है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करता है ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स के इमेजेस बनाने के लिए, डायग्नोसिस पर्पस के लिए। और इस वजह से कोई भी मेटालिक चीज मशीन से इंटरेक्ट कर सकती है और प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। इसीलिए लोगों से कुछ भी मेटालिक रिमूव करवाया जाता है एमआरआई से पहले, और कुछ लोग एमआरआई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ डिवाइसेस या मेटालिक इम्प्लांट हैं। तो आइडिया ये है कि टैटू जिसमें नॉर्मल से ज्यादा मेटालिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पोटेंशियली प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत ही स्लो रिस्क है। एक स्टडी में जो पढ़ी है उसमें इसके होने की पॉसिबिलिटी थी 0.3% से भी कम। और दूसरा रैंडम रिस्क या जो मैं सोचता हूँ एक कंसिडरेशन है या अवेयरनेस बढ़ाना है, टैटूज जो होते हैं साइज और कलर के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट कर सकते हैं कुछ सर्टेन स्किन कंडीशंस को डिटेक्ट करने में, जैसे पोटेंशियल स्किन कैंसर जैसे मेलानोमा। तो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना प्रूडेंट होगा उन एरियाज को खुद चेक करने में और अपने मेडिकल प्रोवाइडर या डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करने में, जैसे एनुअल फिजिकल के दौरान। और लास्टली, कभी कभी लोग टैटू के बारे में वक्त के साथ अलग फील करते हैं। शायद आपको किसी स्पेशल समवन का नाम टैटू करवाना है किसी बॉडी पार्ट पे, और अब स्पेशली वो इंसान स्पेशल ही नहीं रहा और आपको अब अपना टैटू रिमूव करवाना है, समझ रहे हो? तो टैटूज को लेजर से रिमूव किया जा सकता है सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट के साथ। प्रोसीजर्स के दौरान टैटू इंक और पिगमेंट हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट को सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं बिना नॉर्मल सराउंडिंग स्किन टिश्यू को डिस्ट्रॉय किए हुए। लेजर क्या करता है, टैटू को छोटे इंक पार्टिकल में डिसॉल्व करता है और इम्यून सिस्टम से इजीली रिमूव हो सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। मल्टीपल ट्रीटमेंट के साथ ये पेनफुल भी हो सकता है और ऑब्वियसली पैसा तो बहुत लगता है। ये ट्रीटमेंट टैटू रिमूवल के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क है स्कैरिंग और स्किन डिस्कलरेशन का। तो तुम जब भी ऑब्वियसली डिस्कस करना चाहोगे उस प्रोवाइडर से जो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद है आपने टैटू के बारे में कुछ कूल नई चीजें सीखी, और अगर आपको स्किन के बारे में और नई चीजें सीखनी है, जैसे पिगमेंट कैसे काम करता है, गूज़बम्प्स कैसे आते हैं स्किन पे, मैं उन वीडियोस का लिंक यहाँ डाल देता हूँ। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। हमें कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, और ऑफ कोर्स मिलते हैं अगले वीडियो में।